हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे नवयुवक एंड युवतियों, मेरे किशोर एंड किशोरियों। मेरा नाम इंजीनियर DK घोष और यही मेरा परिचय है। तो आज जो हम टॉपिक और क्लास को डील करने वाले हैं वो है क्लास 11th। तो क्लास 11th का टॉपिक है, हम आज डील करने वाले हैं क्लास 11th को। और क्लास 11th में जो टॉपिक है मेरे बच्चों वो टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये फिजिक्स को सीखने के लिए बहुत जरूरी है। और इसके कारण, इस टॉपिक में प्रॉब्लम होने के कारण बच्चे पूरे फिजिक्स में सफर करते हैं। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक पूरे फिजिक्स के लिए। और वो है हमारा दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो आपकी उम्र है किशोरावस्था की, इस अवस्था में ये कंपोनेंट और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाने का मकसद क्या है? बहुत मकसद है, बहुत ही आपके जीवन में ये बहुत उपयोगी है। फिजिक्स आप जानते हैं कि लॉ ऑफ नेचर है, आपको इस नेचर में रहना सिखाता है। ओके, और नेचर के नियम का ही हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं कि आपके द्वारा कोई इस नेचर में गलत डिसीजन ना हो जाए, डिसीजन सही हो, नेचर के अनुकूल हो, और यही फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बच्चों? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए, तो टॉपिक ध्यान से देख लीजिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यही हमारा आज का टॉपिक है। चलिए, इसको आज हमें समझना है। समझते हैं इसको, है ना? समझते हैं कि इस टॉपिक में क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अगर ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है बच्चा, दिस इज द वेक्टर ए। तो वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड है, लेंथ, डायरेक्शन है। और ये फर्स्ट वीडियो में ही आपने देखा है, ये डॉन है ना? ये कह रहा है कि मैं इधर हूं, मैं इधर ही जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। डायरेक्शन, हेड इधर है, डायरेक्शन इधर है। अब इसका कंपोनेंट क्या है? तो कहता है कि इस वेक्टर का अगर हमको इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, हमको कहता है कि हमको इस डायरेक्शन में बच्चा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। इस डायरेक्शन कंपोनेंट मीन्स उस वेक्टर का प्रभाव उस पार्टिकुलर डायरेक्शन, उस वेक्टर का इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है। नहीं समझे ना? अरे भाई, ये कि मान लीजिए हम ऐसे जाना चाहते, है ना, हमारा वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तब भाई ऐसे जब जा रहे हो तो इधर भी तो जा रहे हो, इधर भी तो उठ रहे हो, तुम जा रहे हो हवाई जहाज से, तो इधर भी तो चल रहे हो, पटना जा रहे हो, है ना, देन बक्सर जा रहे हो, देन मुगल सराय जा रहे हो, फिर यूपी जा, दैट इज बनारस जा रहे हो, तो इधर भी तो चल रहे हो और हवा में भी उठ रहे हो। तो भाई इधर कितना चले, इसका प्रभाव इधर कितना है, यही कंपोनेंट। आप चले इधर
लेकिन उसका प्रभाव इधर कितना है, उसका प्रभाव इधर कितना है, उसका प्रभाव इधर कितना है, मतलब किसी भी वेक्टर का किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, क्लियर, कितना इंपैक्ट पड़ा है उस एक दूसरे डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी इंपैक्ट को हम कहते हैं, उसी इफेक्ट को हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो अब मान लिया जाए इस ये वेक्टर है और हमको कहता है कि इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट क्या है, तो भाई इस डायरेक्शन में हम इसका इफेक्ट निकालना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में बच्चों, इस डायरेक्शन में, चलो इस डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस क्या सुन लीजिए, इसके टेल से इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपको दिया गया है, जो डायरेक्शन आपको दिया गया है उस डायरेक्शन में इसके टेल, ये डायरेक्शन आपको ये दिया गया कि ये डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में इसके टेल से करेंगे क्या, इसके टेल से इस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस डायरेक्शन टेल से लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ये दिख रहा है लाइन ड्रॉ करते हैं। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये इसका क्या है बच्चा, हेड है, इसका हेड है, हेड, और ये इसका टेल है। चलो तो हम क्या करेंगे कि इसके हेड से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे। आपको पता है कि हेड एक पॉइंट है और किसी पॉइंट से किसी लाइन पे एक और केवल एक ही परपेंडिकुलर डाला जा सकता है, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो यहां से एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर मान लिया जाए कि C है और ये आपका जो वेक्टर है वो AB है और ये आपका C। तो ये जो आपका लेंथ दिख रहा है यहां से लेकर, ये जो लेंथ दिख रहा है आपका यहां से लेकर यहां तक, ये जो दिख रहा है इसके टेल से इसके परपेंडिकुलर दूरी तक, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये कहलाएगा इस वेक्टर का कंपोनेंट, इस वेक्टर का ये जो है, ये जो मिला AC जो है वो कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन, इन जो गिवन डायरेक्शन है आपका, इन गिवन डायरेक्शन। चलिए इसी कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन। बात समझ लो। प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस ये हुआ कि कोई भी वेक्टर अगर है तो उसका किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो उसके टेल से उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ किया और इसके हेड से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिया परपेंडिकुलर, ये BC। तो टेल से जहां परपेंडिकुलर डाला है वो जो लाइन हुआ वही उसका कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। मतलब इसका इधर कितना इफेक्ट है, इसका इधर कितना इफेक्ट है, ऐसे था ना, ऐसे ये वाला कितना इफेक्ट है, ई वाला का ई वाला कितना इफेक्ट है, यही कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, तो वैल्यू भी बहुत आसान तरीका है। आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ये एंगल आपको दिया हुआ है, तो ठीक, नहीं दिया हुआ तो निकाल लेंगे, ये एंगल आपको निकालना होगा। और चूंकि आपको निकालना है AC और AB दिया हुआ है, क्योंकि यही तो AB है, जो लेंथ होता है वही मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। निकालना है AC, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हो, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये बेस दिख रहा है इस एंगल के लिए, ये हाइपोटेनस दिख रहा है, तो कॉस हम लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर, दैट इज कॉस थीटा बराबर AC बटे AB, और यही AC तो आपको निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB कॉस थीटा, AB कॉस थीटा। तो साफ साफ दिख रहा है कि A कॉस थीटा, मतलब कंपोनेंट क्या हो गया, A कॉस थीटा, A कॉस थीटा। A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर,
एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड गिवन डायरेक्शन। बात समझ लीजिए, थीटा क्या है भाई? थीटा आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि थीटा है, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड गिवन डायरेक्शन वेक्टर और गिवन डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है। मतलब दो चीजें की जरूरत होगी, ए और थीटा की, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो भाई आज आपको समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल आपको यहां से हम दिखा देते हैं, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए कि मान लिया जाए एक वेक्टर है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 मीटर। ये वेक्टर P है और वेक्टर P का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 मीटर। ओके, और ये इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट चाहिए बच्चा, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट चाहिए, जो कि एंगल बना रहा है ये 53 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है? 53 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में हमने ऑलरेडी टेल से है ना लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से क्या डालेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर डालेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, एक ही परपेंडिकुलर तो होगा। तो ये जो हुआ हमारा, ये जो हुआ यही इसका कंपोनेंट है, ये वाला ये लाइन, सॉरी ये लाइन यही इसका कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? P cos 53 डिग्री। ये वैल्यू P cos 53 डिग्री मतलब 20 मीटर और cos 53 डिग्री का वैल्यू, तो cos 53 डिग्री कितना हो जाएगा? 3/5, 3/5 ये हो गया 4, तो ये हो गया 12 मीटर। यही इसका कंपोनेंट हो गया। तो देख लीजिए इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट कितना हो गया? 12 मीटर। तो आज का लेसन यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज के लेसन से हमने ये पढ़ा कि भाई किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा। क्लियर? तो गुड डे मेरे बच्चों, सब खैर।